यस, बैंकिंग वाला चैप्टर जो है उसमें आपको दो वीडियोस भेजे गए हैं बेटा, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के डिफरेंस और सेंट्रल बैंक जो है वो क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है, उसका बैंक रेट का क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये वाले टॉपिक तो हो गए थे। 2-3 टॉपिक जो है वो रह गए हैं इसलिए आज क्लास ली है ताकि ये टॉपिक भी हो जाए। हालांकि ये टॉपिक आपके सिलेबस से डिलीटेड है, लेकिन इस चैप्टर में डिलीटेड है बेटे। अगले वाले चैप्टर में जो है ये टॉपिक आपके, जो हम इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल का डिस्ट्रीब्यूट देखेंगे, डिटर्मिनेशन, तो उसमें ये टॉपिक यूज होते हैं, इसलिए करवाना तो पड़ेगा। चाहे इसमें नहीं तो अगले चैप्टर में तो क्यों ना बैंक के साथ ही उसको रिलेट करके करवाया जाए, इसलिए ये जो है ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इसमें अब सबसे पहले जो है वो आपका आता है अगला टॉपिक जो था ओपन मार्केट ऑपरेशन तक हम सारा कर चुके थे। नेक्स्ट इसमें आती है रेपो रेट। तो सबसे पहले रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट वो रेट होती है जिस पर सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करवाता है, दैट इज नोन एज रेपो रेट। द रेट एट विच आरबीआई ऑफर शॉर्ट पीरियड लोन्स, शॉर्ट पीरियड के लिए लोन प्रोवाइड करवाता है कमर्शियल बैंक को बाय बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट इज कॉल्ड रेपो रेट। इनफैक्ट इसको हम दूसरा नाम क्या है इसका, रीपर्चेज रेट भी है। एक रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है जो बोथ द पार्टीज जो है यानी कि सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक जो है वो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। और इस एग्रीमेंट में क्या होता है, जब ये एग्रीमेंट साइन किया जाता है तो securities will be repurchased by the commercial bank on a given date at a predetermined price। जो सिक्योरिटीज हैं वो क्या करेगा, दोबारा से परचेज की जाएंगी कमर्शियल बैंक के द्वारा। एक डेट डिसाइड कर दी जाती है और एक प्राइस डिसाइड कर देते जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, आरबीआई इशू ए लोन चेक टू द कमर्शियल बैंक बाय बाइंग फ्रॉम देम देयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्या करता है आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को लोन देता है। किस बेसिस पर लोन देता है? जब वो कोई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जो है कमर्शियल बैंक उनको प्रोवाइड करवाता है, वो उससे खरीदता है। बट इट कैरीज द एग्रीमेंट ऑफ रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय द कमर्शियल बैंक एट द, लेकिन इसमें एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कमर्शियल बैंक जो है वो क्या करता है, साइन करके देता है कि वो इसको दोबारा से रीपर्चेज कर लेगा, यानी जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज उसने आरबीआई को सेल की हैं वो उसे वापस रीपर्चेज कर लेगा। जब इन्फ्लेशन, फिर वही प्रोसेस आता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में। क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो इंक्रीज होती है, तो रेपो रेट भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जब रेपो रेट इंक्रीज हो जाएगी, क्रेडिट की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्रेडिट की डिमांड कम होने का मतलब कि पैसा उधार जो मिलना है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे मनी की सप्लाई मतलब कैश में मनी की अवेलेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग डिफ्लेशन, डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है, कैपिटल की कॉस्ट क्या होती है, कम हो जाती है, यानी लोन लेना आप क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है। रेपो रेट भी क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है, जिससे क्रेडिट की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है और मनी की सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से ये प्रोसेस काम करता है। देखो, जो बैंक रेट ओपन मार्केट में आपके प्रोसेस चलते हैं, सेम वैसे ही प्रोसेस दिए गए हैं। राइज इन रेपो रेट, अगर रेपो रेट बढ़ जाती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी, डिमांड क्रेडिट के लिए कम हो जाएगी, ओवरऑल मनी की सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। पीछे भी आपको बताया था, जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है तो मोटिव क्या होता है कि कैश जो है वो कम से कम रिलीज की जाए, और जब डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा कैश की अवेलेबिलिटी करवाई जाए ताकि डिमांड बढ़ जाए। फॉल इन रेपो रेट होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, क्रेडिट के लिए डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई ऑफ मनी जो है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और डिफ्लेशन जो है वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। इसके बाद आता है अगला पॉइंट आपका रिवर्स रेपो रेट। एक होती है रेपो रेट, एक रिवर्स रेपो रेट। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है पहले इसको समझो। देखो, रेपो रेट वो होती है जिस पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक की लोन प्रोवाइड करवाता है। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होती है जिस पर कमर्शियल बैंक के पास जितने भी सरप्लस के फंड होते हैं वो आरबीआई को डिपॉजिट कराता है, यानी एक तरह से आरबीआई को वो लोन प्रोवाइड करवाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट जो होती है वो 1% कम होती है रेपो रेट से। जैसे मान लीजिए अगर रेपो रेट आपकी 6% है तो रिवर्स रेपो रेट क्या होगी, 5% होती है। द रेट एट विच
RBI accept deposit from commercial bank is called reverse repo rate। रेट वो रेट जिस पर सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करता है, कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। और इसको रिवर्स रीपर्चेज रेट भी कहा जाता है। इन केस ए रिवर्स रीपर्चेज एग्रीमेंट इज साइन बाय बोथ द पार्टीज, इसमें भी एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें सिक्योरिटीज की रीपर्चेज जो है एक डिटरमाइंड प्राइस पर और एक गिवन डेट पर की जाती है। रिवर्स रेपो रेट जो है वो कमर्शियल बैंक को अलाउ करती है कि अपनी इंटरेस्ट से इनकम जनरेट करे। कैसे इंटरेस्ट से, जब सेंट्रल बैंक को वो लोन देगा कमर्शियल बैंक, तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को क्या देगा, इंटरेस्ट रेट देगा। सीधी सी बात है, अगर सेंट्रल बैंक चार्ज करता है तो सेंट्रल बैंक को देनी भी तो पड़ेगी अगर वो लोन लेता है उससे, तो ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट से क्या होता है, कमर्शियल बैंक की इनकम जनरेट होती है। अगर एडिशनल इनकम का कमर्शियल बैंक का सोचा जाए क्या है, तो वो आरबीआई को जब लोन देता है तो उससे यानी कि रिवर्स रेपो रेट एक तरह से उसकी क्या है, एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स है। अब जब ये रिवर्स रेट कम हो जाती है तो बैंक जो होते हैं वो अपने सरप्लस फंड जो है वो आरबीआई के पास कम पार्क करते हैं। तो वो सोचते हैं इससे अच्छा लोगों को दिए जाएं ताकि लोगों से इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाए, हमारी इनकम ज़्यादा हो। क्योंकि कमर्शियल बैंक जो है वो प्रॉफिट के मोटिव से काम करता है, वो कभी भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए या सोशल वेलफेयर के लिए कमर्शियल बैंक काम नहीं करता। Instead, the bank may use these funds as CRR with CRR funds with the RBI। तथा इस तरह से वो क्या करेंगे, फिर सरप्लस अपने फंड जो है वो कैश रिजर्व रेशो, अगला आएगा सीआरआर क्या होती है, वहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा। जिससे क्या होगा, क्रेडिट की सप्लाई कमर्शियल बैंक की जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सप्लाई ऑफ मनी जब बढ़ जाएगी तो वो कंट्रोल क्या हो जाएगी, फिर डिफ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। अगर ऑन द अदर हैंड राइज इन रिवर्स रेपो रेट, अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाती है तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा फंड किसको देंगे, आरबीआई को देंगे, क्योंकि उससे इंटरेस्ट इनकम जनरेट होगी। जब कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई को दे देंगे तो लोगों के लिए कमर्शियल बैंक के पास पैसा क्या रह जाएगा, लोन देने के लिए कम रह जाएगा। यानी अब वो क्रेडिट की कैपेसिटी जो है उनकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्रेडिट की कैपेसिटी कम हो जाएगी तो उस मनी की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। इस तरह से इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो है वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। इसका प्रोसेस भी पूरा दिया हुआ है, रिवर्स रेपो रेट का पूरा प्रोसेस देख लो। देखो मैंने पीछे भी दोनों वीडियोस में आपको बताया है कि जब आपका इस तरह का 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको ये जो है पूरा का पूरा इसका जो प्रोसेस है वो आपको एक्सप्लेन करना होता है, तो इसको ध्यान से करना। फॉल इन रिवर्स रेपो रेट, अगर रेपो रेट जो है वो आपकी कम हो जाती है, लेस फंड्स जो है वो कमर्शियल बैंक पार्क करेगा आरबीआई के पास। आरबीआई को जो है वो कम देगा तो उसके पास क्या होगी, more funds are used as a CRR funds with the RBI for the creation of credit। अब आरबीआई के पास सीआरआर के रूप में ज़्यादा फंड हो जाएंगे, मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी और डिफ्लेशन जो है वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाती है तो अब ज़्यादा से ज़्यादा फंड कमर्शियल बैंक आरबीआई को पार्क करेगा जिससे उसकी इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो। अब आरबीआई के पास लेस फंड्स रह जाएंगे ऐसे सीआरआर, जिससे क्रिएशन ऑफ क्रेडिट के लिए सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन जो है वो क्या होती है, कंट्रोल हो जाती है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका सीआरआर, जो पीछे हमने पढ़ा था। कैश रिजर्व रेशियो क्या होती है, अब इसको सीआरआर को ध्यान से समझना क्या होता है कि कमर्शियल बैंक के पास जितने भी कैश में डिपॉजिट आते हैं उसका एक मिनिमम परसेंटेज एज ए कैश उसको आरबीआई को डिपॉजिट कराना पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, सीआरआर कहते हैं। कैसे, देखो कैश रिजर्व रेशियो क्या होती है, सपोज करो कमर्शियल बैंक के पास जो है वो 10,000 का एक डिपॉजिट आया, आरबीआई ने मान लो कहा है कि जितने भी आपके पास कैश डिपॉजिट आते हैं उसका 10% जो है वो आरबीआई को आप डिपॉजिट कराओगे, यानी 10,000 का उसको कितना डिपॉजिट कराना पड़ा, 1,000 रुपीज। अब कमर्शियल बैंक के पास कितने रह गए, 9,000 जो है वो उसके पास रह गए हैं। इस 9,000 से वो क्या कर सकता है, क्रेडिट क्रिएट कर सकता है। कैश रिजर्व रेशियो क्या होती है, जितना भी कैश में डिपॉजिट आता है उसके पास टोटल जितने कैश डिपॉजिट आए हैं उसकी एक मिनिमम परसेंटेज कैश फॉर्म में आरबीआई को डिपॉजिट करवाता है, दैट इज नोन एज कैश रिजर्व रेशियो। It refers to the minimum percentage of a bank's total deposit required to be kept with the RBI. It is fixed by
आरबीआई ये फिक्स करता है और टाइम टू टाइम जो है ये वेरी होती अलग अलग होती रहती है। इसलिए होती है क्योंकि मनी की सप्लाई को क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। अगर सीआरआर बढ़ जाती है और सीआरआर कम हो जाती है तो इसका प्रोसेस दिया हुआ है। देखो अगर सीआरआर जो है उसको इंक्रीज कर देता है, अब 10,000 में 10% की बजाय वो कहता है कि आपको जो है 10% नहीं ज्यादा देना पड़ेगा। अब उसको कितना देना पड़ता है, सपोज करो 15% कर देता है आरबीआई, मान लो। हालांकि पता है क्या है, हर साल जो है ये रेट जो है वो चेंज होती रहती है, आरबीआई इसको डिसाइड करता रहता है। अगर 15% है, अब उसको 1000 की जगह कितना देना पड़ेगा, 1500 देना पड़ेगा। अब उसके पास कितनी रह जाएगी फिर, 8500। जहाँ वो पहले 9000 उसके पास, वो 9000 का लोन दे सकता था, अब कितना दे पाएगा, 8500। यानी उसकी क्रेडिट की कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्रेडिट की कैपेसिटी कम होने का मतलब लोगों को जो कैश है अब क्या हो जाएगी, कम मिलेगी। जहाँ उनको पहले 9000 की कैश मिलनी थी अब कितने मिलेगी, 8500 की कैश मिल पाएगी। 8500 की कैश मिलेगी यानी कैश की अवेलेबिलिटी मार्केट में कम हो जाएगी, लोगों के पास कैश कम होगी, तो धीरे धीरे प्राइसेस जो है वो अपने आप क्या हो जाएंगे, कंट्रोल हो जाएंगे। इस तरह से इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगी। अगर सीआरआर जो है वो कम कर देता है, अब 15% की बजाय मान लो वो कहता है कि आपको सिर्फ 8% जो है वो डिपॉजिट कराना है। अब 10,000 में से 8% का मतलब क्या है, उसको सिर्फ, जहाँ पहले वो 1000 दे रहा था अब कितने देगा, सिर्फ 800 देगा। अब उसके पास कितने रह जाएंगे, 9200 जो है वो क्या कर सकता है, 9200 का वो क्रेडिट क्रिएट कर सकता है। 9200 बढ़ गए ना, अब क्या हो जाएगा, कमर्शियल बैंक के पास कैश की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, लोगों को कैश ज़्यादा अवेलेबल होगी, लोगों के पास कैश होगी तो वो डिमांड करेंगे। इस तरह से डिफ्लेशन की सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, तो ये था कैश रिजर्व रेशो। इसके बाद आती है आपकी स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो। ये क्या होती है, जिसको हम कहते हैं एसएलआर। कई बार आपका सीआरआर और एसएलआर का डिफरेंस का क्वेश्चन देखो, इस बार जो है इस पेंडेमिक की वजह से उन्होंने ये काट दिया टॉपिक, लेकिन जब आप आगे किसी भी बेस में जाते हो, जैसे सीए वगैरह करते हो, सीएस करते हो, तो उनमें तो ये कंसेप्ट कॉमन में है। और दूसरा हमारे सिलेबस में भी आगे जो है, अगले जो चैप्टर आएंगे इसके बाद वाले, उसमें ये कंसेप्ट एज इट इज यूज किए जाएंगे। तो डिलीट होने का मतलब ये नहीं है कि इसमें से कुछ ये काम के नहीं है, आगे तो यूज होने चाहिए, यहाँ करवाओ या वहां कराओ, इससे अच्छा तो बैंक के साथ रिलेट करके कराई ना, ताकि तुम्हें समझ भी आए। एसएलआर क्या होती है, एसएलआर का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से समझना। एसएलआर होती है कि every bank is required to maintain a fixed percentage of its asset in the form of liquid asset called SLR. These liquid assets includes cash, gold, unencumbered approved securities. The rate of SLR is fixed by RBI and is varied from time to time. SLR क्या होती है कि बैंक के पास क्या आते हैं, एसेट्स भी आते हैं। देखो जब बैंक लोन देता है, कमर्शियल बैंक जब लोन देता है तो उसको सारे के सारे क्या है, कुछ ना कुछ गिरवी रखते हैं, कोई गोल्ड में रखता है, कोई गोल्ड रखता है तो कोई क्या करता है अपनी शॉप रख देता है, कोई फैक्ट्री रखता है, कोई अपना घर रखता है। तो ये सारी क्या है, सिक्योरिटीज ही तो हैं, ये सारी क्या है, सिक्योरिटीज हैं। तो ये सारे मिलकर क्या बनते हैं, एसेट बनते हैं। तो जितने भी कमर्शियल बैंक के पास एसेट आते हैं उसका एक मिनिमम परसेंटेज कैश फॉर्म में वो अपने पास रखता है। देखो सीआरआर में क्या कहते हैं, जितने कैश डिपॉजिट आते हैं उसका मिनिमम परसेंटेज आरबीआई को डिपॉजिट कराता है। एसएलआर में क्या होता है, जितने एसेट वगैरह सिक्योरिटीज वगैरह आती हैं उसका मिनिमम परसेंटेज वो अपने पास रखता है। ये फर्क है, सीआरआर में वो आरबीआई को डिपॉजिट कराता है, एसएलआर में एसेट की मिनिमम परसेंटेज अपने पास मेंटेन करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एसएलआर कहते हैं। ये डिफरेंस है सीआरआर और एसएलआर में। प्रोसेस वही सेम है, जब और आरबीआई ही डिसाइड करेगा कि एसएलआर कितनी होगी, चाहे उसे अपने पास मेंटेन करनी है कमर्शियल बैंक को, लेकिन डिसाइड कौन करता है, आरबीआई डिसाइड करता है कि इसकी कितनी परसेंटेज रखी जाएगी। ठीक है, तो एसएलआर में क्या है, इसका प्रोसेस क्या होगा कि जितना राइज इन एसएलआर, अगर एसएलआर ज्यादा हो जाती है तो राइज इन लिक्विड एसेट टू बी हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक विद देमसेल्व्स। देखो उन्होंने लिखा भी है विद देमसेल्व्स की, मतलब वो अपने पास रखते हैं।
तो कमर्शियल बैंक को अब अपने पास कैश जो है वो ज़्यादा रखनी पड़ेगी। इसका मतलब उसके पास कैश की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, कंट्रोल में हो जाएगी। अगर एसएलआर कम हो जाती है तो आरबीआई को मतलब क्या अपने पास कम मेंटेन करना पड़ता है, कमर्शियल बैंक को अपने पास कैश कम मेंटेन करनी पड़ेगी। कम मेंटेन करने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए कैश अवेलेबल हो जाएगी, मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी और डिफ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो ये सारे थे आपके क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। लास्ट इसमें एक आता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव में सिर्फ बेटे आपके सिलेबस में एक ही है, दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। बाकी राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मॉरल सोल्यूशन, ये सारे सिलेबस में से करते हैं। मतलब ये तो 2-3 साल से पहले से ही करते हैं, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मॉरल सोल्यूशन और डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन तो इन्होंने इस बार दिया ही नहीं हुआ। ये दोनों टॉपिक भी पहले से ही करते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाऊंगी जरूर कि आपको पता होनी चाहिए ये होते क्या है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होती है, मार्जिन रिक्वायरमेंट ध्यान से समझना। देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जब आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो बैंक आपको लोन ऐसे नहीं देता, आपको कुछ ना कुछ कोलेटरल, कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज जो है रखनी पड़ती है, तभी आपको लोन मिलता है। तो जितने की आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू है और जितना आपको लोन मिलता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। दोबारा से सुन लो, जो आप सिक्योरिटी रखते हो उसकी जितनी वैल्यू है और जितना आपको लोन प्रोवाइड करवाया जाता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। जैसे मान लो आपने अपना मकान रखा, आपके मकान की वैल्यू जो है वो कितनी है, 1 करोड़ की है। आप बैंक के पास जाते हो, आप बैंक को कहते हो हमें 1 करोड़ का लोन दे दो। बैंक कहता है सिक्योरिटी क्या है, तो आप कहते हो कि हमारा ये जो घर है ये हमारी सिक्योरिटी है, इसकी वैल्यू 1 करोड़ की है, तो हमें 1 करोड़ का लोन चाहिए। बैंक जो है वो कंफर्म कराता है कि क्या सच में आपके जो है सिक्योरिटी की वैल्यू 1 करोड़ है। 1 करोड़ ही होती है वैल्यू, लेकिन बैंक आपको कहता है मैं आपको 1 करोड़ का लोन नहीं दूंगा, मैं आपको 90 लाख जो है इसका लोन दूंगा। जो 10 लाख उन्होंने रखी वो क्या बन गई, ये जो 10 लाख उन्होंने रख लिया ये क्या बन गई, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये 10 लाख क्या बन गई बेटे, मार्जिन रिक्वायरमेंट बन गई। रीजन बताते हैं कि मार्जिन रिक्वायरमेंट की इतना क्यों रखा। देखो इतना बड़ा अमाउंट जो है वो कोई एक दिन के लिए या एक मंथ के लिए नहीं ले रहा, मानते हो इस चीज को, लॉन्ग पीरियड के लिए ले रहा है। अब इतने टाइम में अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू रिड्यूस हो गई, प्रॉपर्टी के प्राइसेस कम हो गए, तो कमर्शियल बैंक जो है वो लॉस क्यों उठाएगा। तो ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट रखी जाती है वो किस लिए रखता है कमर्शियल बैंक, अपनी सेफ साइड के लिए, कि कल को अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू जो आपने सिक्योरिटी दी है उसकी वैल्यू कम हो जाए तो उसका लॉस जो है वो कमर्शियल बैंक नहीं उठाएगा, इसलिए वो रखता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है तो इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाता है, डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है तो इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दिया जाता है। अब बढ़ाने से और कम करने से मनी की सप्लाई कैसे कंट्रोल में होती है, वो प्रोसेस दिया हुआ है, सेम प्रोसेस है। देखो अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं, उससे कैसे मनी की सप्लाई कंट्रोल होती है वो देखो। मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर इंक्रीज हो जाती है तो यानी क्रेडिट की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। आप 1 करोड़ का मकान रख रहे हो, बैंक आपको कहता है मैं तो आपको 80 लाख का लोन दूंगा, 20 लाख जो है उसने क्या रख ली, मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब एक आप सोचते हो यही 20 लाख जो है अगर मैंने किसी और को दी होते, मेरे को इंटरेस्ट रेट मिलती, और जितने टाइम पीरियड के ले रहे हो, 2 साल 5 साल के लिए आपने लोन लिया, 5 साल के लिए आपका 20 लाख रुपया तो गया है ना। इससे अच्छा तो आप क्या सोचते हो, छोड़ परा अभी नहीं लेते लोन, इससे अच्छा तो एक काम करेंगे कि किसी को जो है मकान बेच देंगे और पैसा मिल जाएगा कैश में, वो बेटर रहेगा, बैंक से लोन नहीं लेते हैं, यही चीज सोचेंगे ना। तो डिमांड फॉर क्रेडिट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्रेडिट की डिमांड कम हो जाएगी तो सप्लाई जो है वो क्रेडिट की क्या हो जाएगी, कमर्शियल बैंक के पास कम हो जाएगी। मनी की सप्लाई ओवरऑल जो है
वो भी कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन जो है वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट की डिमांड की जाएगी, मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, कमर्शियल बैंक के पास भी जो है मनी की कैपेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, डिफ्लेशन जो है वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। तो ये तो है इसका प्रोसेस। इसके बाद आता है आपका राशनिंग। यहाँ तक है आपका सारा सिलेबस में जो करवा दिया। राशनिंग ऑफ क्रेडिट और मॉरल सॉल्यूशन क्या होता है? राशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि फिक्सेशन कर दी जाती है क्रेडिट के कोटास की, क्वांटिटीज की डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज में। जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है तो इसको फिक्स रखा जाता है कि कम से कम सप्लाई की जाती है, और जब डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है तो ज्यादा से ज्यादा जो है उसको रिलीज किया जाता है कैश को। ठीक है, तो डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए क्या है, फिक्सेशन कर देते हैं क्वांटिटी की। कमर्शियल बैंक जो है वो ज्यादा, इससे ज्यादा जितनी आरबीआई ने डिसाइड की है उससे ज्यादा का लोन प्रोवाइड नहीं करवाया जा सकता। जब इन्फ्लेशन होती है तो रिस्ट्रिक्शन ज्यादा लगाई जाती हैं, और जब डिफ्लेशन होती है तो ये रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया जाता है। मॉरल सॉल्यूशन में क्या होता है, इसमें कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई को उसमें एडवाइस, आरबीआई उसको एडवाइस देता है, डायरेक्शन देता है, उसको समझाता है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो आरबीआई ने पॉलिसीज बनाई हैं उसको पूरी तरह से फॉलो किया जाए। अच्छा, एक इसमें ना बॉक्स में दिया हुआ है बेटे, इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझ लो। मोरल सोल्यूशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ परसुएशन एंड प्रेशर, समझाना और दबाव बनाना, दोनों की सिचुएशन है। आरबीआई ट्राइज टू परसुएट द कमर्शियल बैंक टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव, वो उसको समझाता है कि मेरे जितनी भी डायरेक्टिव्स हैं यानी जो जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको फॉलो करो। बट इफ परसुएशन डज नॉट वर्क, लेकिन अगर ये समझाना काम नहीं करता, देन इट यूजेस द रिक्वायर्ड प्रेशर, क्योंकि वो अकेला बैंक है तो वो प्रेशराइज भी कर सकता है। कैसे प्रेशराइज करता है कि अगर कोई बैंक जो है उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है तो उसकी जो रिकॉग्निशन जो है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, उस बैंक को डी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो इस तरह से ये उस पर क्या बनाता है, प्रेशर बनाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी मॉरल सोल्यूशन जो है एक क्वांटिटेटिव के साथ साथ एज ए क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट भी काम करता है। तो इसके साथ होते हैं ये सारा। अब एक छोटा सा टॉपिक है बेटे, क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है। अगर तुम्हारे चैप्टर में सबसे पहला वही दिया हुआ है, अगर पहले वो करवा दो वो समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि जब तक सीआरआर नहीं आएगी, सेंट्रल बैंक नहीं आएगा, कमर्शियल बैंक नहीं समझ आएगा, क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस भी समझ नहीं आएगा। अब क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस के लिए एक टेबल दी गई है, छोटी सी है, उसको ध्यान से करते हैं। देखो, सबसे पहली बात कि कभी भी बैंक जो है आपको कैश में, आप लोन लेने जाते हो, आपको कैश में पैसा नहीं मिलता, सबसे पहले क्या होता है, आपके नाम का एक अकाउंट खोल दिया जाता है, और उस अकाउंट में अपने नाम पे जितना आपने लोन लेना होता है उतनी क्रेडिट लिमिट सेट कर दी जाती है कि इस पर्सन को 50,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का, 50 लाख का कितना लोन चाहिए वो क्रेडिट लिमिट सेट कर दी जाती है। और आप जो है उसके अकॉर्डिंग, क्रेडिट लिमिट के अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे जो है जब आपको रिक्वायर होता है आप पैसा जो है वो क्या करते रहते हो, विड्रॉ करते रहते हो। तो अब इसको एक एग्जांपल दिया हुआ है। मान लो बैंक के पास जो है वो 1,000 डिपॉजिट आया। कितना आया? 1,000 रुपये डिपॉजिट आया। अब बैंक को क्या करना है, कमर्शियल बैंक की हम बात कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक की क्रेडिट देता है ना, सेंट्रल बैंक थोड़ी देता है आपको। तो बैंक के पास डिपॉजिट कितने आए? 1,000 के। अब उसमें से उसको कितने कैश रिजर्व रेशो, मान लो 10% है, कितना रखना है कैश? 100 उसने रख लिया कैश। बाकी उसके पास कितने बच के? 900। अब ये 900 का उसने किसी को लोन दिया, तो दूसरे राउंड में इसके पास क्या आ गया, ये 900 वापस आ गया। अब इस 900 में से भी उसने क्या करना है, 10% रखना है, 90 रखना है। बाकी क्या बच जाएगा? 810। 810 का वो लोन दे सकता है। अब ये 810 भी उसके पास, फिर देखो जो आपने लोन दिया वो आपके किस पे साइड पे आ जाएगा, फिर आपकी एसेट्स की साइड पर आ जाएगा ना, वापिस आएंगे। 810 में से भी फिर क्या किया, 81, ये क्या हो गया, 79। फिर इस तरह से ये 79, इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। और 1,000 के डिपॉजिट से कमर्शियल बैंक जो है वो 10,000 तक का क्या करता है,
क्रेडिट क्रिएट कर देता है। और 10% जो है उसको वो रखना ही है, 10% उसका वो भी रह जाता है। तो इस तरह से ये क्रेडिट क्रिएट करता है और ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। बैंक जो है वो क्रेडिट क्रिएट कैसे करता है, एक एक्सपीरियंस से करता है कि जितने लोग डिपॉजिट करवाने आए हैं वो सारे जो है वो एक साथ विड्रॉ नहीं करेंगे। ये बैंक जो है वो हिस्ट्री से एक्सपीरियंस करता है। आज अगर 10 लोग डिपॉजिट करवाने गए हैं पैसे, तो क्या कल 10 के 10 जो है वो वापस ले लेंगे पैसे? नहीं, ज़रूरी नहीं है। और अगर ऐसी सिचुएशन हो भी जाती है कि विड्रॉल जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस टाइम पर आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक की हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई की सारी गाइडलाइन को फॉलो करता है। लोगों का बैंकिंग सिस्टम पर फेथ बना रहे, इसलिए आरबीआई जो है वो उसकी हेल्प करता है। अगर आपको सेंट्रल बैंक का फंक्शन जो है, जो मैंने करवाया था कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, उसमें क्लियर कट ये बताई था कि बैंकिंग सिस्टम की फेथ को बनाने के लिए, उसके बैंक की क्रेडिबिलिटी को बनाने के लिए आरबीआई जो है वो क्या करता है, लोन प्रोवाइड करवाता है। क्योंकि आरबीआई को पता है उसने क्रेडिट दिया है, पैसा उसने वेस्ट नहीं किया, उसने क्रेडिट ज़्यादा क्रिएट कर दिया। जितनी उसके पास कैश आए थे उससे ज़्यादा का क्रेडिट क्रिएट हो गया। क्रेडिट ज़्यादा क्रिएट नहीं हो गया, असल में विड्रॉल जो होते हैं वो अगर ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इस तरह से ये आपके क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस आता है। अगर आपका क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस का क्वेश्चन इस साल तो खैर नहीं आएगा, क्योंकि नहीं, क्रेडिट क्रिएशन तो शायद दिया ही हुआ है, सिर्फ बैंक के इंस्ट्रूमेंट कट हुए हैं ना बेटे। चलिए वटेवर जो भी है, आए या ना आए, इसलिए तो मैं सारी चीज़ें करवा देती हूँ, क्योंकि लिखते कुछ हैं फिर उसमें से टॉपिक में से कई चीज़ें कहीं और निकल आती हैं, इसलिए मेरे को तो सिलेबस जो डिलीट करते हैं उसके बावजूद भी मैं करवाती हूँ। तो अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले देखो, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन में आपको दिया हुआ है कि जो फर्स्ट टाइम डिपॉजिट होते हैं, जो कैश रिसीव करता है वो क्या होते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट होते हैं। बैंक लेंड्स मनी मैनी मोर टाइम देन देयर कैश रिजर्व, जितने कैश आते हैं उससे ज़्यादा का वो क्या करता है, लोन प्रोवाइड करवा देता है। मनी जो है वो कमर्शियल बैंक कभी भी कैश फॉर्म में नहीं करवाता, हमेशा क्या करता है, अकाउंट में, बोरोअर के अकाउंट में क्रेडिट की एंट्री करता है। और जो ये क्रेडिट की एंट्री होती है इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं। द बोरोअर कैन इशू चेक्स अगेंस्ट क्रेडिट, बोरोअर क्या करता है, चेक इशू करता है जितना उसको क्रेडिट दिया गया है लोन देने के लिए। प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट दोनों मिलाकर आपके क्या बनते हैं, इक्वल टू डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द पीपल इन द कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट किसके इक्वल होते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट के इक्वल होते हैं। उसके बाद है टोटल डिमांड डिपॉजिट जो होते हैं बैंक के पास, जो many times more than the cash reserve. This is because commercial bank know by the way of their historical experience कि past से वो अपना experience कहते हैं, all the depositors would not show up in the banks to withdraw their or deposit by the way of cash, कि जितने cash में deposit होते हैं सारे same day पर withdraw नहीं होते हैं। और इसी एक्सपीरियंस की बेसिस पर वो क्या करता है, 10% जो है वो डिमांड डिपॉजिट आरबीआई को डिपॉजिट कराता है, बाकी सारे क्या करता है, क्रेडिट क्रिएट करता है। तो ये है आपका क्रेडिट क्रिएशन का पूरा प्रोसेस दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आपका चैप्टर भी होता है ये कंप्लीट। एक क्रेडिट मल्टीप्लायर जो दिया हुआ है उसका फॉर्मूला बता देते हैं। क्रेडिट मल्टीप्लायर को किससे डिनोट करते हैं, के से करते हैं, 1 में CRR होता है इसका फॉर्मूला। CRR क्या होती है, कैश रिजर्व रेशियो, आपको जितनी दी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट मल्टीप्लायर कहते हैं। के इक्वल टू 1/CRR दिया हुआ है आपका, ठीक। तो हो गए सारे टॉपिक कंप्लीट, चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। अब कल से भाई अब क्या करना है, आगे सिलेबस करना है या रिवीजन करनी है, बोलो जल्दी बता दो, या ग्रुप में मैसेज कर देना। क्योंकि एक बैंकिंग वाला आना था और बाकी वहां तक, जहां तक बेटा आपका सर्कुलर फ्लो है, बार बार रिपीट कर रही हूँ, फिर भी बच्चों को पता नहीं कहाँ पर लिखने के बाद भी बच्चों को डाउट में रह जाता है कि मैडम ये है या नहीं है। बेटे सर्कुलर फ्लो, इनकम का सर्कुलर फ्लो जहाँ पर आपका खत्म होता है नई बुक में, जो आपका सेकंड चैप्टर है, यहाँ तक के आपके टॉपिक जो है वो आने हैं। रियल फ्लो, मनी फ्लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो, यहाँ तक के टॉपिक जो है वो आपने करने हैं, चाहे नई बुक है चाहे आपकी पुरानी बुक है। इसके बाद का जो है वो कुछ नहीं करना, क्योंकि दूसरे सेक्शन में अभी सिलेबस जो है वो नहीं हुआ है।
तो इसलिए हमें भी सिलेबस तो सारे सेक्शंस में एक जैसे मतलब जितना होगा उतने को ही लेके चलना पड़ेगा ना। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट जो है वो बेटर टॉपिक नहीं हुआ, तो हमें यहीं तक का सारा अपना सिलेबस जो है वो करना है। तो सिलेबस कवर अप हो गया। अब रिवीजन की बात आती है, तो रिवीजन करनी है। वैसे तो देखो बेटे, नेशनल इनकम के तो साथ साथ रिवीजन में हो गया था, टेस्ट भी हो गए थे। बैंकिंग वाले चैप्टर का आपका टेस्ट रहता है, कहते हो तो बैंकिंग वाले का टेस्ट ले लेते हैं, प्लस उसके बाद आगे जो है वो थोड़ा थोड़ा सिलेबस अपना करते जाएं। तो बेटे पता नहीं, स्कूल तो अभी भी सितंबर सितंबर ये जो है सिर्फ व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, अभी कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक पेरेंट्स जो है वो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं करते हैं। चलिए जो भी होगा वो बात के इशू हैं।